बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इमरान फ़ाज़िल। आज आपके सामने फिर हाज़िर हूं मैं ग्रीन एप्पल हेल्थ क्लिनिक के प्लेटफॉर्म से। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आ रहा हूं कि जिससे हर तीसरा बंदा सफ़र हो रहा है। वो ये है कि हर तीसरा बंदा ये कंप्लेन करता है कि जी कमर का दर्द है, बैक एक है। तो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि जो पेशेंट हमारे पास बैक के हवाले से रिपोर्ट होते हैं कि उनके पीछे उनकी क्या हिस्ट्री है, किन सिम्टम्स के साथ पेशेंट बैक की कंप्लेन को लेकर रिपोर्ट होते हैं। वो मैं आज कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और उनका इलाज भी मैं आपको बताऊँगा। कुछ पेशेंट हमारे पास अगर मैं बात करूँ फ़ीमेल पेशेंट के हवाले से, तो वो जब आती हैं तो वो बैक की कंप्लेन करती हैं। मोस्टली वो फ़ीमेल पेशेंट के जो सडन कहती हैं कि जी हमें पेन हो रही है और हमारी पेन जो है ना वो नीचे टांगों की तरफ ट्रैवल हो रही है। कुछ पेशेंट्स को वन साइडेड पेन जो है ना वो ट्रैवल होती है लेग की तरफ, और कुछ लोगों को बायलैटरल ट्रैवल होती है टांगों में दर्द जो है। उसके पीछे जो मोस्टली जो रीज़न होती है वो ये होती है कि क्योंकि 40 से 60% की एवरेज में जो हमारी फ़ीमेल पेशेंट आती हैं उनमें विटामिन डी की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है, और प्लस आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भी इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है वो बॉडी के अंदर आते हैं और बैकेक उनको स्टार्ट हो जाती है। स्पेशली वो फीमेल पेशेंट जो रिसेंटली आफ्टर बेबी के बर्थ के बाद भी पेन की कंप्लेन करती हैं कि हमें बैकेक हो रही है या हमारी पेन जो है वो नीचे लेग्स की तरफ ट्रैवल करती है। तो उन पेशेंट्स को हम ऑब्वियसली जब पेशेंट हमारे पास आते हैं इस तरह क्रॉनिक पेन को साथ लेके, हम उनको एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि पहले हम पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन करवा लेते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, आया कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है या नहीं हो रही है, या आयरन डेफिशिएंसी हो रही है या नहीं हो रही। तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर हम डायग्नोज करते हैं कि आया ये प्रॉब्लम उनको कोई मस्कुलर स्पैज़म हो रहा है या किसी भी तरह की कोई बॉडी के अंदर अगर कोई डेफिशिएंसी हो रही है, तो उस हवाले से हम पेशेंट को फिर ट्रीट करते हैं। फर्दर कोई बहुत ज़्यादा सेवेरिटी के साथ जो पेशेंट रिपोर्ट होते हैं उनकी फिर इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं एक्सरे के ज़रिए और एमआरआई के ज़रिए। तो वो उस हवाले से भी हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। जो भी चीज़ हमें सामने आती है, डायग्नोज होती है, हम उसके मुताबिक पेशेंट को बैक के हवाले से उसको ट्रीट करते हैं। तो जो एमआरआई और एक्सरे के हवाले से जो हमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं पेशेंट्स की, तो वो देखते हैं कि पेशेंट की फ़िज़िकली कंडीशन क्या है, कि वो किस कंप्लेन के साथ रिपोर्ट हुआ है। तो उस हवाले से जो भी हमें चीज़ डायग्नोज होती है हम उसको एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट ही डायग्नोज करते हैं, क्योंकि बैकेक के हवाले से डिफरेंट सिम्टम्स के साथ पेशेंट रिपोर्ट होते हैं हमारे पास। तो उस वजह से फिर एक्यूपंक्चर के हवाले से जब हम पेशेंट को बताते हैं ट्रीटमेंट, क्योंकि मेडिकेशन जो है वो फॉर द टाइम बीइंग पेन के रिसेप्टर्स को ही दबाएगी, जो है वो क्योर की तरफ मेडिसिन जो है ना वो नहीं लेकर जाती। एक्यूपंक्चर का और एक्यूप्रेशर का हमें ये एडवांटेज होता है कि हमने डायरेक्टली नर्व के ऊपर जाके हमने काम करना होता है और पेशेंट को हमने रिलीफ देना होता है। तो वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की क्या प्रॉब्लम डायग्नोज हुई है, तो उस हवाले से जितने भी सेशन उसको रिक्वायर्ड होते हैं, आया कि 1 वीक का सेशन उसको रिक्वायर्ड है या 2 वीक्स का सेशन रिक्वायर्ड है, तो उस हवाले से। बाकी जिन लोगों को खुदा न खासा सडन जिन लोगों को इंजरीज़ होती हैं या एक्सीडेंटल चोटें होती हैं, ऑब्वियसली जब इस तरह के पेशेंट रिपोर्ट होते हैं तो उनका ट्रीटमेंट हम डिफरेंट तरीके से हम उनको ट्रीट करते हैं। फिज़िकली ट्रीटमेंट ही होता है, एक्यूपंक्चर से ही होता है, बट उनमें हम बहुत सारी चीज़ों को ऐड करके तो हम एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट भी उसमें ऐड करते हैं। क्योंकि जो लोग सडन जो चोटों के साथ या स्पाइनल इंजरी के साथ पेशेंट रिपोर्ट होते हैं, खुदा न खास्ता अनटिल के बहुत ज़्यादा कोई स्वेयर इंजरी नहीं है, तब हम ऐसे पेशेंट को रेफ़र करते हैं। अदरवाइज़ कोई नर्व्स का इशू है, मस्कुलर कोई इशू है, तो हम उसको एक्यूपंक्चर से ही ट्रीट करते हैं। लेकिन आपको बताने का मकसद यही है कि बैकेक जो है वो एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, हर तीसरा बंदा इससे सफ़र हो रहा है, लेकिन वो डिफरेंट सिम्टम्स के साथ और जो है ना डिफरेंट कंप्लेन के साथ जब पेशेंट आते हैं
तो उनको हम एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर से ही ट्रीट करते हैं। तो बैकिक जो है वो एक ट्रीटेबल प्रॉब्लम है, उसमें किसी तरह की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम डेली रूटीन में हम बैकिक के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे होते हैं, स्पेशली जो लोग शैटिक प्रॉब्लम के साथ या शैटिक नर्व जब उनकी कंप्रेस हो रही होती है, उस तरह के पेशेंट जब रिपोर्ट होते हैं तो उनमें भी हम एक्यूपंक्चर को ही प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि शैटिक नर्व के साथ या शैटिक कंप्रेशन के साथ जो पेशेंट रिपोर्ट होते हैं उनको न्यूरोसर्जन सर्जरी ही रिकमेंड करते हैं। और सर्जरी जो है ना वो 90% स्पाइनल सर्जरी जो है वो सक्सेसफुल नहीं है। 10% भी, उसमें भी हम मे बी का वर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि वो भी पेशेंट की हिस्ट्री पे डिपेंड करता है कि आया कि अगर कोई यंग पेशेंट है तो उसको सर्जरी अगर रिक्वायर्ड है तो हम उसको सर्जरी रिकमेंड करते हैं। मोस्टली हम स्पाइनल सर्जरी पेशेंट को रिकमेंड नहीं करते। तो इस वजह से जो शैटिका का भी जो प्रॉब्लम है वो भी एक्यूपंक्चर से 110% क्योरेबल है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है बैकिक के हवाले से और शैटिक नर्व के कंप्रेशन के हवाले से। तो इसलिए अगर आपको बैकिक है तो आपने ये चीज़ें एनालाइज़ करनी है अपनी बॉडी के अंदर कि आया कि आपको बैकिक क्यों हो रही है। कुछ लोगों की ये रूटीन होती है कि जिनकी ऑफिस जो वर्क है और वर्किंग करते हैं 9 to 5 ऑफिस टाइम में जो लोग काम करते हैं वो कॉन्टीन्यूसली एक ही पोस्चर में बैठ के काम कर रहे होते हैं। लाइक उन्होंने ऑफिस में बैठना है, वो कंप्यूटर पे उन्होंने काम करना है, तो वो 9 to 5 मतलब एक ही कॉन्टीन्यूसली पोस्चर पे बैठ के काम कर रहे हैं। तो दैट इज़ दी मेजर फैक्टर ऑफ योर बैकिक। तो मैं आपको अपने चैनल के तवज्जुह से यही बताना चाहूँगा, एक तो अगर आप रूटीन में इस तरह की पोस्चर में बैठ के काम करते हैं तो आप अपने पोस्चर को ठीक रखें। लाइक आप उसमें अगर कॉन्टीन्यूसली आपको बैठना है, काम करना है, तो उसमें 10 to 15 मिनट्स का गैप या ब्रेक ज़रूर दें। लाइक आप उसमें थोड़ी सी ब्रेक दे के आप अपनी वॉक करें, थोड़ा सा ख़ुद को रिलैक्स करें, वापस आएँ और आप अपना काम स्टार्ट कर दें। कॉन्टीन्यूसली एक ही पोस्चर पे बैठ के आप काम मत करें, क्योंकि इस तरह से कॉन्टीन्यूसली एक ही पोस्चर में बैठ के काम करने से भी आपको बैकएक हो सकती है। तो इसलिए क्योंकि जब आप कॉन्टीन्यूसली एक ही पोस्चर में बैठ के काम करेंगे तो आपकी बॉडी स्ट्रेस में जाएगी। जब बॉडी स्ट्रेस में जाएगी तो ये आपके सारे मसल्स जो हैं वो स्पैज़म में चले जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी ब्लड की सर्कुलेशन का फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इन चीज़ों को भी आप मद्देनज़र रखें। आप घर में कोई काम कर रहे हैं बैठ के या ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं तो कॉन्टीन्यूसली आप एक पोस्चर में या एक ही पोजीशन में मत बैठें, अपने पोस्चर को चेंज करते रहें, अपने काम के दौरान ख़ुद को गैप दें, ब्रेक दें और फिर दोबारा आप अपना आके काम करें। तो इसलिए ये कुछ चंद टिप्स थी और कुछ चंद बातें थी कमर के दर्द के हवाले से जो मैंने आपसे शेयर की हैं। तो इंशाल्लाह फर्दर जो है ना नेक्स्ट एक और अच्छे टॉपिक के साथ मैं हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें।